हेलो 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 माइचे, आवाज जा रहा है आप लोग के पास? चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको डिस्कशन के लिए दिया हुआ था, उसको उठाते हैं। निकालिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर कहाँ से लेना है? कहाँ से क्वेश्चन लेना है बेटा? एटी। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80। पूछना है। 80 पूछना है किसी को? ये तो क्लास का ही एग्जाम्पल है बेटा। 80 तो क्लास का ही एग्जाम्पल है। 81, 81, 81, 84, 84, 86, 81 का ऑप्शन डी। अभिमन्यु, ये पार्ट मोल कॉन्सेप्ट 2 का है जो हम लोग अभी ड्रॉप किए। ठीक है, रोके, पढ़ेंगे जिस दिन उस दिन बन जाएगा। ठीक है। 86, हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ, चलिए देखा जाए। 86, हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ इसके बारे में कहा है कि ये 0.1 मोल है। इसके बारे में कहा है कि ये 200 ml है। और इसके बारे में कहा है कि ये 0.1 मोल है। और ये बाद में कहा गया कि फाइनली जो सॉल्यूशन बनेगा वो 0.07 मोलर होना चाहिए। इसका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन 0.07 मोलर होना चाहिए।
ये आपका क्वेश्चन, ये दिक्कत तो हो सकता है, एकदम दिक्कत हो सकता है बनाने में। चलिए, ये लेकिन यह कंफर्म है कि जब सॉल्यूशन, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाए तो भी सल्फ्यूरिक एसिड कुछ बच जाना चाहिए, यानी कि कंप्लीटली कंज्यूम कौन होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। कंप्लीटली कंज्यूम कौन होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मान लेते हैं इसका VMl हम लोग ऐड करते हैं। कितना ml ऐड करते हैं? VMl इसका हम ऐड। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा इसका? मोल्स हो जाएगा 0.1 इंटू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। ट्वेंटी इंटू 10⁻³ और ये हो जाएगा 0.1 इंटू V इंटू 10⁻³। ये है इनके मोल्स जो आपको दिए गए हैं, ये है इनके मोल्स जो आपको दिए गए हैं। अब हम लोग निकालते हैं मोल बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो यहाँ 2 से डिवाइड होगा 0.1 इंटू V 10⁻³ बाई 2 और यहाँ 1 से डिवाइड होगा 20 इंटू 10⁻³। ये इनके मोल बाई एससी हुए, ये इनके क्या हुए? मोल बाई एससी हुए। रिएक्शन में कंप्लीटली कौन कंज्यूम किया? तो रिएक्शन में कंप्लीटली आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड कंज्यूम है, इसीलिए लिखेंगे मोल बाई एससी आफ्टर रिएक्शन। ये कंप्लीटली कंज्यूम हो गया इसलिए 0। अब जितना ये कम जाता है रिएक्शन उतना ही मोल बाई एससी इसको भी जाता है। ये कितना हो जाएगा? 20 इंटू 10⁻³ माइनस ये चला गया रिएक्शन 0.1 इंटू 10⁻³ बाई 2। इतना मोल बाई एससी इसका आपको बच गया। तो मोल कितना बच गया? तो इसके मोल बाई एससी में 1 से मल्टीप्लाई होगा, वो यही हो जाएगा, यानी कि आप कहें कि इतना मोल बच गया। ठीक है, इतना मोल आपको बच गया। ठीक है, तो नया मोलरिटी क्या हो जाएगा? फाइनल मोलरिटी ऑफ H2SO4। फाइनल मोलरिटी ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा? क्वेश्चन में दिया हुआ 0.07 और ये मोल हमको पता है, देख दीजिए 20 इंटू 10⁻³ बाहर कॉमन ले लीजिए। ठीक है, 20 माइनस 0.1 भी बाई 2 10⁻³ ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? ये दोनों ऐड हो गए, तो V प्लस 200 इंटू 10⁻³ लीटर में कन्वर्ट कर दिए। क्या यहां से आप V निकाल सकते हैं? क्या यहां से आप V निकाल सकते हैं? अंकुर, क्या यहां से V निकाल सकते हैं? एटी 86 के बाद 97 97 99 100 101 103 104 and 105 101 दीपक। चलिए 101 बनाया जाए।
101। देखो N2 गैस है, 3s2 गैस से रिएक्शन किया, बनेगा 2NH3। आपको बस ये कहा है कि वो कौन सा केस है, आपको बस ये कहा गया है कि वो कौन सा केस है, 100 बता दे। ठीक है ठीक है ठीक है। हंड्रेड ml वाटर सैंपल लिया गया जिसमें 0.81 ग्राम कैल्शियम बाइकार्बोनेट है एंड 0.73 ग्राम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। The hardness of this water sample expressed in terms of calcium carbonate. ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसका जी एलिमेंट का वैल्यू 162 ग्राम पर मोल है और इसका वैल्यू दे दिए 146। ये तो आपको डायरेक्ट निकालना मैं सिखा दिया था। ठीक है, टोटल हार्डनेस मैं डायरेक्ट इसको निकालना सिखा दिया था कि 0.81 जितना ये दिया है डिवाइडेड बाय इट्स GMM into 100, क्योंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, प्लस 0.73 by 146 into 100, ये कैल्शियम कार्बोनेट। यानी कि 1 ग्राम कितना में है 100 ml, यानी कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में मौजूद। इसीलिए हार्डनेस का फॉर्मूला से क्या होगा, पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट बाय पार्ट्स ऑफ इनटू 10 रेज़ टू द पावर 6, यानी 10 रेज़ टू द पावर 4 होना चाहिए।
इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक किए हुए हैं ये लोग, ठीक है, पढ़े 104 ये बनता ऐसे ही है। वन जीरो फोर हाँ, दोनों का मिक्सचर 100 ml है। ऐसा नहीं अभिमन्यु, ठीक है, ऐसा नहीं, कुछ मिस्टेक किए हैं लोग, ठीक है। रियल एग्जाम में भी आते हैं गलतियां बेटा, धीरे धीरे आगे बढ़िएगा तो ये सब भी सीखिए। 104 इसका रिएक्शन लिख देंगे तो बन जाएगा आपको पप्पू गौरव, रिएक्शन लिख लीजिए 104 NaOH के साथ SO2 हो या CO2 हो, रिएक्शन एक ही जैसा रहता है, Na2SO3 बनता। अगर ये होता तो Na2CO3 बनता, ठीक है। ये रिएक्शन याद कर लीजिएगा, रोज काम आते हैं। अब आपको क्वेश्चन पूछा गया 6 मोलर NaOH है, इसका वॉल्यूम क्या चाहिए कि SO2 से रिएक्शन करना है, थोड़ा सा तिकड़मबाजी कर दिया है इसमें, इसका अमाउंट भी मुझे नहीं दिया, कहा है कि FeS2 से मैं SO2 निकालूं, लिखा है कि 1000 kg इसको लिया गया है, और इसका 0.05% ये कंपाउंड है। और इसमें जो सल्फर है वो यहां लाया गया। फिर से एक बार सुन लीजिए, कोयला लिया गया, कोयला 1000 किलो कोयला लिया गया, 1000 kg, उसमें केवल इतना परसेंट इंप्योरिटी के तौर पर आयरन सल्फाइड है। उस आयरन सल्फाइड में जितना भी सल्फर है उसको यहाँ कन्वर्ट किया गया, और ये जो सल्फर है वो यहाँ पर SO2 यूज किया गया रिएक्शन। तब इसका कितना वॉल्यूम चाहिए ये आपसे पूछा गया, ठीक है, यही आपका क्वेश्चन। सोलो करते हैं। पहले 1000 kg का इतना परसेंट क्या होगा, तो 1000 kg को ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए, का 0.05%, 1 2 3 4 यानी कि 500 ग्राम हुआ। 500 ग्राम कौन हुआ, FeS2। तो नंबर ऑफ मोल क्या होगा, नंबर ऑफ
मोल क्या होगा? तो मास बाई GMM FeS2। आयरन का 56 होता है और 2 सल्फर है 64 होगा। वन 120 आता है 50/12। ये FeS2, यहाँ 2 सल्फर है, यहाँ 1 सल्फर है, इसका दुगना ये बनेगा। इसीलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 आ जाएगा 50/12 का ट्वाइस, यानी कि 100/12। यही मोल इसका है। अब ये लिखा जा सकता है मोल मोल एनालिसिस से, मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बाई 2, मोल ऑफ SO2/1। इसका मोल हो जाएगा मोलरिटी इंटू मोल, इसका मोल हो जाएगा 100/12। भी हो जाएगा 100/36 लीटर, 100/36 लीटर, यानी कि 25/9। वन 105। नेक्स्ट में हम लोग 106 से 152 तक उठाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट में आप लोग अगला जो कॉलम दिया गया उसको बना के लाइएगा। आज थ्योरी आगे बढ़ाते हैं, किसी को दिक्कत धीरे धीरे बनाते जाइए और क्विज के लिए आप तैयार रहिए। ठीक है, अब लगभग आपको जितना पढ़ाए थे डिस्कशन होने वाला है, क्विज के लिए तैयार रहिएगा। एक अच्छा सा क्विज ले लेते हैं, एक घंटा का कुछ बनाकर क्विज विज ले लेते हैं। थोड़ा बढ़िया से आप लोग दीजिएगा, तैयार करिए, मजा आएगा आप लोग को। चलिए आगे बढ़े। लास्ट पोजीशन बताइए थ्योरी का कोई कहां पर है? यस, आप लोग को एक क्वेश्चन दिए थे NO2 वाला, आंसर बताइए NO2 वाले का आंसर कितना आया है? लास्ट में मैंने क्वेश्चन छोड़ा था आपको। Yes, 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 I got it. Can you tell me the answer of the last question that I gave you? Soumya, you are right.
नो उज्जवल, यू आर रॉन्ग. गौतम करेक्ट, आदिया करेक्ट. The information regarding the time and schedule, time, syllabus, etc. will be WhatsApped you. Okay? WhatsApp अब एक verb बन गया है ना, WhatsApped you. बढ़े आगे बेटा, क्विज का आप तैयारी करो, बढ़िया से तैयारी करो, थोड़ा जम के. और मैं बाकी आपको व्हाट्सएप करता हूं क्या कब है, आप तैयार करो. 2-3 दिन का 4 दिन का हम आपको टाइम देने वाले हैं, ठीक है. कई लोग जिन्होंने रेगुलर क्लासेस की है, किया है, वो लोग इस चैप्टर को बहुत अच्छा से सीखे हैं. मैंने खुद देखा इस चीज को. थ्री बाई 8 इसका आंसर है. बढ़े, इसको डिस्कस कर देते हैं, थोड़ा लॉजिक क्लियर होगा, फिर आगे बढ़ते हैं. ये थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है. कहा गया है क्वेश्चन में कि NO2 और CO गैस करके मिक्सचर है, और टोटल वॉल्यूम इसका 100 ml है. इसमें ये भी कहा है कि दिस इज 70 ml एंड दिस इज रिमेनिंग. तो रिमेनिंग 100 ml में 70 है, ये हो जाएगा आपको 30 ml. इस मिक्सर को कुछ देर तक छोड़ा जाता है तो कुछ NO2 वो डायमराइज हो जाता है. शुरू में कितना था, T = 0. शुरू में कितना था 70 ml, ये कितना था 0. कुछ ये डायमराइज किया, कुछ ले जाइए आगे. मान लो मैं x आगे, देखिए 2 है तो यहाँ 1 है, तो x जाएगा तो कितना बनेगा x/2. तो 70 - x = x/2. मान लो यही रिएक्शन दे रहा है. पूछिए इसमें किसी को दिक्कत. मान लो NO2 x ml आगे गया तो जितना वो जाता है उसका हाफ बनता है. अगर वो x गया है तो x/2 बनेगा. तो फिर NO2 कितना बचेगा, तो 70 इनिशियली था में से x चला गया तो कितना बचेगा आपको, 70 - x बचेगा. कितना बचेगा आपको, 70 - x बचेगा. अब आपको क्वेश्चन में दिया है such that the final volume of the mixture becomes 80 ml. फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, therefore फाइनल वॉल्यूम कौन कौन गैस है फाइनली, ये गैस है 30 ml, ये भी कुछ बच गया 70 - x, ये भी कुछ बन गया x/2, और टोटल कितना है 80 ml. तो कितना हो जाएगा, 100
100 माइनस एक्स बाई टू इजिकल टू 80, यानी कि 100 माइनस 80 इजिकल टू एक्स बाई टू, यानी कि 20 इजिकल टू एक्स बाई टू, यानी कि x इजिकल टू 40। x क्या है आपको 40। पूछा गया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 इन द फाइनल इक्विलिब्रियम मिक्सचर। फाइनल इक्विलिब्रियम मिक्सचर में टोटल है 80, में से ये बचा कितना, तो 70 माइनस x चला गया यानी कि 40, 30 बचा, तो बचा ये 30 और टोटल कितना है उस समय 80, तो कितना हो जाएगा 3/8। कितना हो जाएगा आपको 3/8 हो जाएगा। चलिए एक बार और देख लीजिए। शुरू में ये 100 ml है, ये क्वेश्चन में दे दिया कि NO2 70 ml, तो CO कितना होगा 100 माइनस 70 दैट इज 30 ml। कुछ देर तक इनको छोड़ दिया था, एक तो ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सम NO2 गेट्स डायमराइज्ड, सम नॉट ऑल, तो 70 ml शुरू में है, उसमें से कुछ पार्ट आगे चला गया, मान लेते हैं कि 70 में से x आगे चला गया, तो बचेगा कितना 70 माइनस x, 70 रुपये है, 100 रुपया खर्च हो गया, 70 माइनस x आपके पास बचेगा। ये 2 है तो ये बना, तो x है तो ये कितना बनेगा x बाई 2 बनेगा। अब हमको टोटल गैस कौन कौन सा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, NO2 इतना सा, एंड N2O4 x बाई 2, इन तीनों को ऐड कर दीजिए और वो 80 है। इनको सॉल्व करने पर x का वैल्यू 40 आएगा, यानी कि ये बचा कितना था 70 में से 40 चला गया, 30 बचा। टोटल कितना था गैस फाइनली 80, 30 बच गया, अब 80 टोटल था, तो कितना हो जाएगा 3/8। ठीक है, चलिए थ्योरी आगे बढ़ाते हैं। आपको किताब खरीद लिए होंगे सब लोग, जो नहीं खरीदे खरीद लीजिएगा, क्योंकि गैसेस स्टेट अब हम लोग उठाएंगे, तो 3 क्लास बाद से क्वेश्चन। चलिए अब आपको सीखना है वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी में आपको पहले पढ़ाया जरूर था, लेकिन वो आता कहां से वो मैंने आपको नहीं सिखाया। सीखिए वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला कहां से आता है वो मैं आपको नहीं सिखाया।
वेपर डेंसिटी क्या होता है? डिफिनीशन था डेंसिटी ऑफ एनी गैस बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस at same T and P। जिस T एंड P पर इस गैस का डेंसिटी है उसी टेम्परेचर एंड प्रेशर पर हाइड्रोजन गैस का डेंसिटी से डिवाइड कर दीजिए, आपको वेपर डेंसिटी आ जाता है। ठीक है, यही है इसका। अब इसी को हम लोगों ने लिखा था कि ये GMM ऑफ गैस बाई 2 आता है। कहां से आया था? मैंने बोला था कि मैं कभी आपको आगे सिखाऊंगा, आज सीख लीजिए, क्योंकि आप इसके बाद कहीं सीखने का मौका नहीं मिलता। आप लोग सीखे हैं PV इजिकल टू NRP। N को लिख सकते हैं, N क्या है? नंबर ऑफ मोल है, तो नंबर ऑफ मोल को लिख सकते हैं आप मास बाय वॉल्यूम इनटू RT। नंबर ऑफ मोल को क्या लिख सकते हैं? मास बाय वॉल्यूम इनटू RT। अब आप एक टर्म सॉरी GMM, अब आप एक काम करिए, GMM को इधर ले आइए और वॉल्यूम को इधर कर दीजिए, तो P इंटू GMM मास बाय वॉल्यूम इंटू RT। आप लोग जानते हैं कि मास बटा वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी होता है। ठीक है, और P इंटू GMM में लिखने का रिवाज है, M लिखने का रिवाज। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला इसका ये होता है, प्राइम मिनिस्टर इज डर्टी, प्राइम मिनिस्टर इज डर्टी। ठीक है, यहां पर से आपको ये आता है। इसी को आप जब सॉल्व करेंगे तो यहां से आएगा D इजिकल टू PM बाई RT, मतलब प्राइम मिनिस्टर इज प्राइम मिनिस्टर इज राइट। याद रहेगा, या तो प्राइम मिनिस्टर इज डर्टी याद रहेगा, या तो प्राइम मिनिस्टर इज राइट याद आपको रहेगा। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर इज डर्टी याद रहेगा या प्राइम मिनिस्टर इज राइट आपको याद रहेगा। ठीक है, यहां पर से आप निकाल सकते हो इसको D, इसी को आप यहां रख दीजिए। डेंसिटी ऑफ एनी गैस क्या लिखिएगा? P इंटू GMM ऑफ गैस बाई RT। और हाइड्रोजन गैस के लिए लिखिए P इंटू GMM ऑफ हाइड्रोजन गैस कितना होता है? 2 बाई RT। यहां से आप देख सकते हैं कि सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर है, तो प्रेशर से प्रेशर, टेम्परेचर से टेम्परेचर, R सबके लिए सेम होता है। यही आपको दे देगा GMM ऑफ गैस बाई 2, यही यहां पर लिखा। ठीक है, तो ये मैं डेरिवेशन आपको पहले महीने में ही सिखाया था, आज आपको ये सीखना है।
हो गया? हो गया? चलिए आगे बढ़ते। आपको गैसियस मिक्सचर का एवरेज मोलर मास निकालना सिखाए थे। एक प्रैक्टिस करके यहाँ से आगे बढ़िए, तो क्योंकि आगे हम लोग को सीखना है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन, और उसके लिए अक्सर हमें गैसियस मिक्सचर का मोलर मास निकालना होगा। मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, फिर क्वेश्चन करवा देते हैं। एवरेज मोलर मास ऑफ गैसियस मिक्सचर क्या होता है? N1M1 प्लस N2M2 प्लस N3M3 बाई N1 प्लस N2 प्लस N3। चलिए लिखिए क्वेश्चन। कैलकुलेट मीन और एवरेज मोलर मास of a mixture of gases having 7 gram of nitrogen, 22 gram of CO2 and 5.6 liter of carbon monoxide at ST। देखिए तो करके।
कितना आ गया 36। सबके नंबर ऑफ मोल लिखा है। नाइट्रोजन का होंगे 7/28, 1/4। CO2 को होंगे 22/44 और CO का नंबर ऑफ मोल होंगे 5.6/22.4। तो टोटल मोल कितने हो जाएंगे? 1/4, 1/2, 1/4 यानी कि 1। ठीक है, ये आपको हो। ठीक है, अब आपको रहा वैल्यू पुट करना। N1 ये मास ही ना देता है, पहले का तो मास पता है, दूसरे का भी मास पता है, तीसरे का मास नहीं पता है, तो निकाल दीजिए। 1/4 कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, 28, 4 से डिवाइड कर दिए 7। टोटल मोल्स जो कि 1, तो 36 ग्राम पर मोल आपको होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, चलिए अब हम लोग सीखते हैं ग्राहम्स लॉ। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन मिटाते हैं। Graham's law of diffusion and effusion. ग्राहम करके साइंटिस्ट रहे, इन्होंने डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन मैंने गैस के फैलने का डिफिनेशन दिया था रिसर्च के बाद, जिसको आज तक हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। पहले तो हम सीखेंगे इनके लॉ को सीखने के पहले कि डिफ्यूजन का क्या मतलब होता है और इफ्यूजन का क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले सीखते हैं हम लोग डिफ्यूजन। मान लो कहीं पर आप एक अगरबत्ती जलाते हैं, कहीं पर आप एक अगरबत्ती जलाते हैं, अगरबत्ती से आपको धुआं निकलता है।
ये धुआं धीरे धीरे फैलता है और ये धुआं धीरे धीरे अपने आप फैलते फैलते आपके नाक तक भी जाता है। ठीक है, अपने आप ये फैलता है, इसको कोई फैलाने के लिए बैठा हुआ नहीं है। धीरे 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 ये फैलते फैलते आपके नाक तक भी जाता है। और अगर इसमें स्मेल वगैरह हुआ तो आपको स्मेल इसका पता चलता है। ठीक है, तो ये आपको ग्रेजुअल फ्लो होता है, मतलब इसको किसी को फ्लो करवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पुराने जमाने में आप लोग नहीं होंगे उस समय, पुराने जमानों में जब इन्वर्टर इन सब का नहीं था किसी के घर में, मतलब था ही नहीं इस देश में, तो हम लोग जब आपकी उम्र में थे उस समय इन्वर्टर का रिवाज नहीं था। थे कोई कोई बड़ा बड़ा संस्था में होता था, घर में किसी का इन्वर्टर नहीं होता था। तो उस समय शाम जाते ही लोगों को कहा जाता था कि शाम होने वाला है, ढिबरी दिया बना लीजिए। तो उस शैसे का इतना छोटा होता था, सिरप वगैरह पीते हैं ना खांसी वगैरह का, उसी सिरप में ढक्कन में छेद करके बत्ती लगा करके धागा लगा करके और उसमें किरासन तेल को भर दिया जाता था। शाम होते ही उसी को जलाया जाता था, उसको ढिबरी दिया आपको जो कहना है कहना। ठीक है, तो उस समय हमारे घर के अंदर जो जमीन होते थे नीचे जहां पर बैठते उठते हैं, सोफा वगैरह तो बहुत कम लोगों के घर में हुआ करता था, जमीन पर ही लोग बैठा करते थे। और जमीन भी पकिया नहीं होता था, वो जमीन भी घर में मिट्टी का होता था। ठीक है, तो शाम का समय जब होता था तो माँ लोग क्या करती थी कि आप उसमें बनाना होता था कि तेल खत्म हो गया कल अगर, तो उसको आज भर देंगे, साफ सुफ कर देंगे। बत्ती जल तो नहीं गया है तो नया बत्ती लगा देंगे। तो इसमें तेल को ढारने के समय में बोतल में किरासन तेल को डालने के समय में होता क्या था कि कई बार किरासन तेल स्पिल करता था, फैलता था, और वो हमारे मिट्टी के जो घर होते थे जमीन उस पर फैल जाते थे। अब वो मिट्टी पर जब वो फैल गया, उसको मिट्टी का तेल भी कहा जाता था। तो जब वो मिट्टी पर फैल गया, ठीक है, तो अब वो धीरे 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 हमारे पूरे घर में उसका स्मेल फैल जाता था। अब कोई आदमी यहाँ पर प्रेजेंट था, उसको तो पता चल जाता था कि हाँ यहाँ मिट्टी का तेल गिरा है, लेकिन जो आदमी घर के बाहर है वो तो गिरते हुए नहीं देखा। अब वो आदमी बाहर से जैसे ही घर आता था, वो इतना उसके दिमाग में जरूर आ जाता था, लगता है स्मेल से घर के अंदर आने के साथ ही आपको किरासन तेल का स्मेल नाक में चला जाएगा और आप तुरंत पकड़ लीजिएगा किसी से किरासन तेल घर में गिरा है। इतना तेजी से स्मेल, मतलब इतना स्मेल घर में फैल जाता। वो स्मेल क्या होता था, सरसों तेल बोल रहे, किसी भी तरह का ऑयल होता है, पेट्रोल डीजल केरोसिन ऑयल, कोई भी ऑयल होता है, ये सब वोलेटाइल नेचर का होता है, जिसका मतलब होता है कि अगर इनको खुला हवा में छोड़ दिया जाए तो ये बहुत तेजी से वेपर में कन्वर्ट होते हैं, और वेपर में कन्वर्ट होने के बाद, गैस में कन्वर्ट होने के बाद इधर उधर खूब फैले हुए रहते। जब कोई आदमी बाहर से आता है और घर के अंदर आकर पहली बार सांस को इनहेल करता है, अंदर की ओर खींचता है, तो उसका किरासन तेल का जो है स्मेल अंदर नाक में जाता है और वो पकड़ता है कि हाँ से यहाँ पर मिट्टी का तेल वगैरह आपको गिरा है। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या पढ़ना है, आपको यहाँ पर पढ़ना ये है डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन का मतलब होता है जब कोई भी गैस अपने आप एक जगह से दूसरी जगह फैलता है, जब कोई भी गैस अपनी जगह से दूसरी जगह खुद से फैलता है, उसको फैलाने की जरूरत नहीं है, तो इस प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूजन करते हैं। इट इज स्पॉन्टेनियस इन नेचर, विच मीन्स कि इसको आपको फैलाने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपको अपने आप फैलेगा, इसको फैलाने की जरूरत नहीं है, ये आपको अपने आप फैलेगा। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। तो इसका डिफिनेशन लिखा जाए,
It is the gradual or spontaneous flow of a substance from its high concentration zone to low concentration zone. It is the gradual or spontaneous flow of substance from its high concentration zone to low concentration zone. मतलब जहां ज्यादा है से कम की ओर जाना चाहिए, और ये क्या होना चाहिए? It should be spontaneous or gradual. It should be spontaneous or gradual. स्पॉन्टेनियस का मतलब तेज नहीं होता है। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कोई ऐसा चीज, कोई ऐसा प्रोसेस जिसको जस्ट स्टार्ट करने की जरूरत है, फिर वो अपने आप चलते चला जाएगा। जैसे माचिस का तिल्ली, माचिस का तिल्ली जब तक उसको आप रगड़िएगा नहीं तब तक वो नहीं जलेगा, लेकिन अगर रगड़ा गया एनएफ तो फिर वो जब तक तिल्ली मतलब लाल फास्फोरस जो भी उसमें लाल वाला पार्ट लगा होता है जब तक पूरी तरह से जल नहीं जाएगा तब तक वो जलते रहता है। तो स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कोई ऐसा प्रोसेस जो जस्ट इनिशिएट करने की जरूरत है, और फिर उसको जितना देर प्रोसेस चलेगा उतना देर तक उसको चलाने की जरूरत नहीं है, अपने आप वो होते चला जाएगा। उस प्रोसेस को हम लोग को स्पॉन्टेनियस कहते हैं। कई बार स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को स्टार्ट भी करने की जरूरत नहीं पड़ता है, वो अपने आप स्टार्ट हो जाता है और चलने लगेगा। वो प्रोसेस आपको अपने आप स्टार्ट भी होगा और करने भी लगता है। ठीक है, ठीक है, चलिए ये हो गया आपको डिफ्यूजन। अब सुन लीजिए, एक और टर्म होता है इसी के जैसा, इफ्यूजन। इफ्यूजन क्या होता है? देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द टू। इफ्यूजन क्या होता है? जैसे इमेजिन करिए कि एक गुब्बारा है, गुब्बारा के अंदर में कोई गैस भरा हुआ है। एक गुब्बारा है, गुब्बारा के अंदर में कोई गैस आपको भरा हुआ है। आपको पता है कि गैस पार्टिकल्स गुब्बारे के बाउंड्री से बार बार टकराते होगा, लेकिन गुब्बारा जो रबर का बना हुआ है वो उस गैस पार्टिकल को अंदर की ओर धकेल देता है और गुब्बारा अपने पोजीशन पर स्थिर रहता है कि नहीं? है कि नहीं? सर कोई पेट्रोल हल्का पीला और कोई गाढ़ा पीला क्यों हो जाता है? ये यहां पर का क्वेश्चन नहीं है बाबू, आपको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा तभी पता नहीं चलेगा। ठीक है, ये यहां पर का टॉपिक ही नहीं है जो आपने पूछा है। सुजीत, तो ये गुब्बारे के अंदर में जो गैस पार्टिकल रखे हुए हैं वो बाउंड्री से टकराते हैं और लौट कर वापस आते हैं। ठीक है, और वो गैस पार्टिकल गुब्बारे के अंदर ही रहता है।
अब मान लो कोई एक पिन ले लें, पिन पिन जो हम लोग लगाते हैं, और वो पिन से यहां पर हल्का सा पिंच कर दे तो बहुत तेजी से करके गुब्बारे के अंदर का गैस बाहर निकलता है। निकलता है कि नहीं निकलता है? किसी गुब्बारे के अंदर में गैस भरा हुआ और उसको छोटा, मैंने कोई भी पिन से उसमें जस्ट खाली अंदर छेद करिए और आपको तुरंत करेगा और सारा गैस बाहर निकल जाता है। निकलता है कि नहीं? ये जो आवाज जो आता है आपको करने का, ये कहां से आया? ये इसलिए आया क्योंकि गुब्बारा जो है वो ओरिजिनल गुब्बारा फुलाने के पहले इतने छोटे साइज का होता है। गुब्बारा जो बलून होता है वो फुलाने के पहले इतने छोटे साइज का होता है। उसको फूंकते हैं बहुत ताकत लगा के, तब जाके वो इतना बड़ा होता है ना। और ये रबर मटेरियल जो है वो इलोंगेट हो चुका है, फैल चुका है, और ये गैस मटेरियल को एकदम ऐसे चाप के रखता है कि नहीं? जैसे ही आप पिन होल करते हो, ये रबर मटेरियल जब फैला हुआ था ये सिकुड़ना शुरू करता है, और इस तरह से ये दबाव में आकर के बाहर निकल जाता है और तेजी से निकलता है। ऐसा कहिए कि इन गैस पार्टिकल को ये रबर का मटेरियल धकेल करके जबरदस्ती तेजी से बाहर निकाल रहा है कि नहीं? यानी कि इस केस में गैस का जो फैलाव हो रहा है वो बाई फोर्स हो रहा है। फोर्स कौन लगा रहा है? रबर मटेरियल, जो कि फुलाने से इलोंगेट हो चुका था। रबर मटेरियल जो कि फुलाने से क्या हो गया था? इलोंगेट आपको हो चुका था। इस तरह के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इस तरह के प्रोसेस को हम लोग इफ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? इफ्यूजन कहते हैं। किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत नहीं? तो डिफ्यूजन में क्या था? डिफ्यूजन में था कि अपने आप गैस फैल करके एक जगह से दूसरी जगह जाए, अपने आप, कोई इसको धकेल नहीं रहा है, इसको डिफ्यूजन कहते हैं। और इफ्यूजन में क्या है? जबरदस्ती उसको धकेलना, भगाना। गुब्बारा का मटेरियल जो है उसको धकेल रहा, और जैसे ही उसमें पिन करोगे बाहर निकल, इसको कहते हैं बाय फोर्स डिफ्यूजन। ठीक है, तो इसी को हम लोग लिखते हैं बाय फोर्स डिफ्यूजन इज कॉल्ड इफ्यूजन। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? ये लिख लीजिएगा, पिंड, और ये क्या है? बलून। स्प्रेडिंग ऑफ गैस। बहुत है, इतना नोट कर लीजिएगा। ये रहा थ्योरी। तो इसमें साइंटिस्ट का क्या काम था? इसमें आपको साइंटिस्ट का क्या काम था? इसमें साइंटिस्ट का क्या काम था? साइंटिस्ट रेट के बारे में एक्सपेरिमेंट किया। इसको नोट कर ले तो फिर हम आगे बढ़े। तो ग्राहम्स लॉ क्या था? ग्राहम्स लॉ ने कहा था
कि रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन is directly proportional to, ये उनको एक्सपेरिमेंट से आया था, इसलिए कहां से आया था मत पूछिएगा, इसी के लिए तो वो अपना रिसर्च में नाम कमाए। ठीक है, याद कैसे रखिएगा, याद कैसे रखिएगा, आप एक इस कंपनी का नाम जरूर जानते होंगे, इस कंपनी को सब लोग जानते हो ना, क्या पढ़ते हैं इसको, पेटीएम। देखिए नहीं आप लोग जानते थे पेटीएम, पेटीएम भी आप लोग नहीं जानते थे, पेटीएम, पेटीएम इसका फॉर्मूला होता है, समझे। क्या है भाई इसका सिंपल का मतलब क्या है, चलिए एक एक करके हम समझते हैं। Where P is partial pressure of the gas, A is area of cross section of the hole, T is temperature of the gas, and M is its molar mass. ठीक है, अगर चैम्बर के अंदर में दो गैसेज है ए एंड बी और इनके मोल्स N1 एंड N2, ध्यान से सुनिएगा, चैम्बर में दो गैसेज है, N1 इनके मोल्स है, N2 इनके मोल्स, और N1 इज नॉट इक्वल टू N2, तो जब इनके नंबर ऑफ मोल्स ही बराबर नहीं है, जाहिर सी बात है कि इनके पार्शियल प्रेशर भी बराबर नहीं होंगे। क्योंकि पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला मैं आपको पढ़ा चुका हूं, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस। Partial pressure is directly proportional to number of moles of the gas. If the gaseous mixture have different number of moles for different components, then the partial pressure will also be different. और partial pressure जब different होगा, ठीक है, तो P generally कभी बदलेगा नहीं, A कभी कभी बदलता है, A भी नहीं बदलता है, तो ऐसे केस में हम लोग for same होल, अगर एक ही होल से गैस लीक कर रहा है तो एरिया क्रॉस सेक्शन बराबर हो जाएगा, टेम्परेचर बराबर होगा, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए और टी सेम हो जाएगा, P बाई स्क्वायर रूट M, और P होता है मोल बाई स्क्वायर रूट M, A क्या है, नंबर ऑफ मोल, A क्या है आपको, नंबर ऑफ मोल, A क्या है आपको, नंबर ऑफ मोल,
ए क्या है आपको? नंबर ऑफ मोल। ठीक है, अगर नंबर ऑफ मोल भी सेम है, इफ N1 बराबर N2, तो जाहिर सी बात है कि P1 बराबर P2 होगा, और वैसे केस में रेट आपको प्रोपोर्शनल टू हो जाता है स्क्वायर रूट 1/n। नोट करिए, बता रहे हैं। हो गया? सवाल उठता है कि ये सब तो हम पकड़ लेंगे, गैस देखने के साथ M पकड़ लेंगे, N पकड़ लेंगे, P पकड़ लेंगे, लेकिन रेट का मतलब क्या होता है? तो थोड़ा रेट का मतलब यहां पर समझिए कि रेट क्वेश्चन में जो लिखा रहेगा उसको हम कैसे पकड़ेंगे। मान लो यहां से गैस निकला है, एक केस में इतना दूर फैल गया वो 2 मिनट में, और उसी 2 मिनट में एक गैस इतना दूर फैल गया, तो आप कहोगे ना भाई कि एक बराबर टाइम में ही कोई ए गैस है जो इतना दूर गया और बी गैस इतना दूर गया, तो तेजी से कौन फैला? आप बता सकते हैं कि नहीं कि ये वाला तेजी से फैला है? तो इसीलिए इसको आपको न्यूमेरिकल में लिखा रहेगा डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टाइम इंटरवल। मतलब आपको क्वेश्चन में ऐसे लिखेगा कि कोई गैस ए है जो 2 मिनट में 5 मीटर गया, और कोई गैस बी है जो 1 मिनट में 7 मीटर से गया। इससे आपको रफ लगाना रहेगा कि रेट क्या होगा। ठीक है, रेट क्या होगा। अच्छा, ये वाला फिर से समझाना, ठीक है, ये मैं एक बार और समझा रहा हूं, अब उसको उठा लिए तो उसको पूरा कर लेते हैं। तो डिस्टेंस के हिसाब से भी आप रेट निकाल सकते हैं। कभी कभी ऐसा होगा, कभी कभी ऐसा होगा आपको कि जैसे ये कंटेनर है, इससे गैस बाहर निकला, तो गैस जब बाहर निकल जाएगा तो इसके अंदर गैस का अमाउंट घट जाएगा, तो गैस का अमाउंट जब इसके अंदर घट जाएगा तो प्रेशर गैस का घट जाएगा, तो प्रेशर में ड्रॉप जो होता है, कभी कभी ऐसा लिखेगा कि किसी कंटेनर के अंदर में गैस ए है तो 1 मिनट में 2 ATM से प्रेशर गिर गया, और लिखेगा कि जब गैस बी लिए तो 5 मिनट में 40 ATM से प्रेशर गिर गया। अरे पूछ दिया ना भाई, तो कितना टाइम में कितना प्रेशर गिरा
से हम रेट को निकाल सकते हैं। जिस केस में यूनिट टाइम में ज्यादा प्रेशर में ड्रॉप होगा, उस केस में प्रेशर में ड्रॉप ज्यादा मतलब गैस बाहर ज्यादा निकले, यानी लीकेज ज्यादा हो, यानी कि आपको रेट ऑफ इफ्यूजन डिफ्यूजन भी ज्यादा हो। क्या लिखेंगे? ड्रॉप इन प्रेशर बाय टाइम इंटरवल। ड्रॉप इन प्रेशर बाय टाइम इंटरवल। ड्रॉप इन प्रेशर बाय टाइम इंटरवल। ठीक है। कभी कभी वॉल्यूम के बारे में कहेगा कि एक कंटेनर है, इसके अंदर से कोई गैस जब ए लिए है तो 2 मिनट में 10 ml गैस बाहर निकला, और लिखेगा कि जब गैस बी लिए हैं तो 5 मिनट में 20 ml गैस बाहर निकल गया। तो गैस 2 मिनट में 10 ml ए निकला है और 5 मिनट में 20 ml बी निकला है, तो कुछ तो बताना चाह रहा है कि हाँ भाई इतना देर में इतना, तो यूनिट मिनट में कितना, इतना देर में इतना, तो यूनिट मिनट में कितना, इससे रेट हम निकाल सकते हैं और हम उसको यहाँ यूज कर सकते हैं। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ गैस liquid by time interval। कभी कभी वॉल्यूम के जगह पर मोल के बारे में भी कहेंगे। मोल ऑफ गैस liquid by time interval। तो आपको रेट करके डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं देगा, आपको इनडायरेक्टली इन लैंग्वेजेस में आपको रेट का जिक्र किया जाएगा। ठीक है। गैसेस स्टेट का असाइनमेंट किताब खरीद लीजिए, मिल जाएगा। ठीक है। मैं दे रहा हूं, पहले पिछला चैप्टर तो पूरा करें। तो इन लैंग्वेजेस में आपको क्वेश्चन में रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन का हिंट दिया जाएगा, जो आपको कैच करके डिवाइड करके रेट निकालना होगा, और उस रेट को इन केसेस की तरह लेकर चलना। यहां मैंने आपको यह समझाया था कि अगर किसी कंटेनर में 2 गैसेज हो, अगर किसी कंटेनर में 2 गैसेज हो, ठीक है, ए एंड बी, इनके मोल्स N1 एंड N2 और जो कि डिफरेंट है, तो जब इनके मोल्स डिफरेंट होंगे तो इनकी वजह से जो प्रेशर होगा वो भी डिफरेंट होगा, क्योंकि पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर रिस्पेक्टिव मोल्स। तो मोल ही डिफरेंट तो पार्शियल प्रेशर भी डिफरेंट। और इसीलिए यहां पर सेम होल से अगर दोनों तरह के गैस लीक हो तो एरिया क्रॉस सेक्शन सेम हो जाएगा और टेम्परेचर भी दोनों गैसेस का सेम होगा। तो वैसे केस में ए हटा देते हैं क्योंकि वो कांस्टेंट है, और टी जो अंदर था वो भी हटा देते हैं क्योंकि वो भी कांस्टेंट है। तो क्या बन जाता है? पी बाई स्क्वायर रूट एम बन जाता है। लेकिन पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल, इसलिए इसको फार्मूला को मैं सुधार करूंगा। अब अगर N1 एंड N2 बराबर हो, मतलब इनके रेस्पेक्टिव मोल्स आपस में बराबर हो, तब क्या करेंगे हम लोग? वैसे केस में जब मोल्स ही बराबर हो तो प्रेशर भी बराबर हो, और प्रेशर जब बराबर होंगे तो वो कांस्टेंट होंगे। इसको हम हटा देते हैं, केवल स्क्वायर रूट एम आता है। केवल क्या आता है आपको? स्क्वायर रूट एम आता है। चलिए नोट करिए।
नोट कर लिए? चलिए, थ्योरी इसका आपको कंप्लीट हो गया। इसका न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट क्लास से लेते हैं। इसमें बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन आपको रहेगा। जैसे एक क्लास है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन यहाँ है कि जैसे ही एक क्लास है, यहाँ बेंचेज पर लड़के लोग बैठे हुए हैं, इस साइड से टीयर गैस को छोड़ा गया और इस साइड से लाफिंग गैस को छोड़ा गया, तो किस बेंच पर बैठे हुए लोग ऐसे होंगे जो हंसेंगे भी और रोएंगे भी? ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इन सभी को हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ठीक है, आज यहाँ पर क्लास रोकते हैं। असाइनमेंट जो आपको दिया हुआ है उसको बनाइए। ठीक है, और जो लोग बुक नहीं खरीदे, बुक खरीद लीजिए आप। क्विज में क्वेश्चन आपको केवल मोल कॉन्सेप्ट से आएगा। ठीक है, थैंक यू ऑल।